गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीटी 365 जो कि हमारी इन्वायरमेंट की है और इसमें हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन के सिलसिले में हम लोग यहाँ पे आज स्टार्ट करेंगे थर्ड पार्ट जो कि बायोडाइवर्सिटी होगी। बायोडाइवर्सिटी के तहत जितनी भी टॉपिक होगी उसे हम लोग यहाँ पे स्पीडी के थ्रू यहाँ पे हम लोग जो है इसको रिवीजन करेंगे। तो फर्स्ट है 15th COP जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुई है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसके बारे में देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप देखो कि बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी एक्ट है इसको अमेंडमेंट किया गया है। तो अमेंडमेंट के थ्रू क्या क्या यहाँ पे न्यू प्रोविज़न लाया गया है उसे हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट यहाँ पे बिल जो है वो इस बार आया है। तो बिल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट कहाँ कहाँ इसको अमेंडमेंट किया जाएगा इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। एंड देन प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेरिएंट्स वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001 है, इसे हम लोग देखेंगे। इसके तहत हम लोग यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन के तहत जो जितने भी यहाँ पे स्पीसीज़ न्यूज़ में रहे हैं और छोटी मोटी जो आर्टिकल न्यूज़ में रही है उसे हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी के आर्टिकल के साथ, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे डिटेल में इसे कंप्लीट करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बायोडाइवर्सिटी से आपका 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर UPSC प्रीलिम्स में यहाँ पे फंसते ही हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो 15th यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुई है जो कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD इसे हम लोग कहते हैं। कहाँ हुआ है तो ये आप लोग देखो कि वर्चुअली ये हुई है चाइना के कनमिंग में। और साथ ही मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस बार COP 15 का कि डेवलप और अडॉप्ट करना है, यानी कि पोस्ट 2020 जो हमारा कोरोना पीरियड है। तो कोरोना के बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम लोग यहाँ पे बेटर तरीके से डेवलप करेंगे और ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करेंगे। इससे पहले आप देखो कि 2011 से 2020 का यहाँ पर 10 ईयर्स का स्ट्रैटेजिक प्लान चल रहा था बायोडाइवर्सिटी को लेकर। इसको रिप्लेस और अपडेट किया जाएगा। साथ ही हमारा जो इकाई बायोडाइवर्सिटी टारगेट थी जिसमें कि टोटल 21 टारगेट था उसे हम लोग को अचीव करना था। और ये 21 टारगेट्स जो थे वो सेट किए गए थे ग्लोबल लेवल पर, बट इसी को हम लोग जो है सप्रेस करके अपने यहाँ 12 टारगेट्स को हमने यहाँ पे रखा था। ठीक है, ये 21 टारगेट्स को हम लोग सप्रेस करके 12 टारगेट रखे थे, जिसमें से सिर्फ हम लोग 2 टारगेट्स को ही अचीव कर पाए थे, जो कि हमारा परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत पुअर था। तो इकाई बायोडाइवर्सिटी टारगेट और ये जो हमारा स्ट्रैटेजिक प्लान था ये तो यहाँ पर अब ख़त्म हो गया। तो इसलिए अब हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग देखिए जो 5th यहाँ पे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट निकल कर आया है। तो इसमें ये कहा गया कि ग्लोबल लेवल पे नन ऑफ द 20 टारगेट्स हैव बीन फुल्ली अचीव। जो टोटल यहाँ पे 20 और 21 टारगेट थी इसको किसी ने भी यहाँ पे फुल्ली अचीव नहीं किया गया। तो ये एक शर्मिंदगी वाली बात है। ठीक है, पार्टीज विल रिकन्वीन एट द रिज्यूम सेशन ऑफ COP 15 जो कि यहाँ पे आप देखो कि फिर से पार्टीज़ जो है अभी यहाँ पे जो मीटिंग हुई है चाइना के कनमिंग में वो भी वर्चुअली हुई है। तो इसमें यहाँ पे सारे पार्टीज़ मीट हुए हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ से क्या क्या यहाँ पे आउटकम्स निकल कर आए। सबसे पहले कहा गया है कि कनमिंग डिक्लेरेशन। देखिए, कनमिंग डिक्लेरेशन कहने का मतलब है कि जहाँ पे जो भी सबमिट आपका कंडक्ट किया जाता है और वहीं पर अगर आपका कंक्लूड हो जाता है तो उसमें जो भी एक समरी होती है उसे हम लोग उस जगह के नाम पर डिक्लेरेशन कहते हैं। तो ये अब आपका कनमिंग डिक्लेरेशन है। तो ये भी डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि कनमिंग डिक्लेरेशन ये किससे रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है कि ये आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 15 जो कि CBD की हुई है। जो डिक्लेरेशन है इसमें ये कहा गया है कि अर्जेंट और इंटीग्रेटेड एक्शन लेने की ज़रूरत है जो भी यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कंसिडरेशंस हम लोग देख रहे हैं सारे सेक्टर में, और वो भी ग्लोबल इकॉनमी के लिए। तो यहाँ पे कहा गया है कि मोर देन 100 नेशंस जिसमें कि हम लोग भी यहाँ पे इंक्लूड हैं और हम लोग यहाँ पे कमिटमेंट किए हैं कि हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, साथ ही इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। 2020 के बाद जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी जिस तरीके का फ्रेमवर्क बनाई जा रही है उसमें हम लोग यहाँ पे साथ देंगे। साथ ही जिस तरीके से करंट लॉस हुआ है 2020 में, आपको पता है कि कोरोना वायरस के कारण भी बहुत सारे स्पीसीज़ को यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है और बहुत सारे स्पीसीज़ जो है वो यहाँ पे उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होते गई है। तो उस बेसिस पे हम लोग जो है जितना भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है, हमारे जितने भी जीव जंतु की यहाँ पे लॉस हुई है उसको हम लोग फिर से यहाँ पे रिवर्स करने की कोशिश करेंगे। साथ ही इंश्योर करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो रिकवरी के फेज़ में हो, यानी कि 2030 तक जो है हम लोग यहाँ पे जितनी हमारी लॉस हुई है उस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे रिकवर कर सके। कनमिंग बायोडाइवर्सिटी फ़ंड यहाँ पे क्रिएट किया गया है क्योंकि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं वो अपने यहाँ इन सारे फ्रेमवर्क को, इट मीन्स कि जो भी गाइडलाइंस होती है उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्हें खर्च भी होती है। तो उस हिसाब से अभी आप लोग जानते हो कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो है उनमें डेफिसिट ही चल रहा है, बहुत ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट है। तो इसलिए भी यहाँ पे कंट्रीज़ जो है सक्षम नहीं हो पाती है कि वो यहाँ पे अपने यहाँ इन सारे जो ये इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं उसको अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। तो इसलिए यहाँ पे कनमिंग बायोडाइवर्सिटी फ़ंड यहाँ पे क्रिएट किया गया।
चाइना यहाँ पे इस फंड को इस्टेब्लिश किया है और इनके द्वारा यहाँ पे 230 मिलियन USD डॉलर रखा गया है, जिससे कि जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे लाया जाएगा डेवलपिंग कंट्रीज़ में अपने बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उनको यहाँ से फ़ंड प्रोवाइड की जाएगी। ओपन लेटर है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को। आज के डेट में आप देख रहे हो कि हर एक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड किया जा रहा है, क्योंकि अकेले आप जानते हो कि पब्लिक सेक्टर्स जो है अब अकेले इतना ज़्यादा सक्षम नहीं है कि जो भी टारगेटेड वर्क है उनको जो है एक टारगेट जो पीरियड है उसमें वो कंप्लीट कर सके। सो यहाँ पे क्या है कि प्राइवेट सेक्टर्स के साथ क्या आते हैं, एक पंक्चुअलिटी आता है। यहाँ पे आप देखो कि पंक्चुअलिटी के साथ साथ मनी भी आता है, पैसे की भी क्रंचेस नहीं होती है, और जो टारगेट होता है टारगेट अचीव करने में यहाँ पे सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पे कॉल किया गया है। साथ ही ग्लोबल इन्वायरमेंट जो फैसिलिटी है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की, तो इनके द्वारा भी यहाँ पे कमिटमेंट किया गया है कि फास्ट ट्रैकिंग फाइनेंशियल और जो टेक्निकल सपोर्ट है वो यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ को दी जाएगी, जिससे कि जो भी यहाँ पे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क की जो भी यहाँ पे प्रोविज़न है उसको बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, अब ये तो बात हुई कि अभी हमारा जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 15 हुई है उसके बारे में डिटेल बातें थी, लेकिन अब हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में। तो ये एक इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग मल्टीलैटरल ट्रीटी है। इट मीन्स कि इसमें जितने भी मेंबर्स हैं उनको इनके द्वारा जो भी यहाँ पे प्रोविज़न दी जाती है उनको मानना ही होता है। जैसे इसके थ्रू यहाँ पे इकाई बायोडाइवर्सिटी टारगेट लाया गया था जिसमें कि 20 टारगेट्स थे, तो उनको हर एक कंट्री जो भी यहाँ पे कंट्री है उनको मानना ही था, अपने देश में उस सारे प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट कराना ही था। तो हम लोग भी अपने देश में इस तरीके का नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस के टर्म पे और इकाई बायोडाइवर्सिटी जो यहाँ पे आपका टारगेट है उसको भी हम लोग ने अपने देश में इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की थी। सो दैट्स वाई इसको कहा जाता है कि ये लीगली बाइंडिंग मल्टीलैटरल ट्रीटी है, जो कि 1992 में ये साइन हुआ था, उस समय जब ये रियो डी जेनेरियो में जो अर्थ समिट हुई थी उस टाइम पे। इसका ऑब्जेक्टिव है कि ऑब्वियस है कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जैसे आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारे देश में, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, तो उसको कंजर्व करना है, साथ ही सस्टेनेबल यूज़ करना है। जितने भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इस तरीके से हमें यूज़ नहीं करना है कि आज की जनरेशन इसे खा पी के रख दे और नेक्स्ट जनरेशन को यहाँ पे कोई भी चीज़ें उपलब्ध ना हो। जैसे आप देखते हो कि हमारे यहाँ कोरल रीफ है, साथ ही यहाँ पे मैंग्रोव्स है, तो बहुत सारे घने जंगल है, फॉरेस्ट है, अमेजन फॉरेस्ट आप देख सकते हो। तो आज के डेट में क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण हो या फिर बहुत सारे ऐसे ग्लोबल वार्मिंग हो, बहुत सारे ऐसे परिस्थितियाँ बन रही है जिनके कारण हमारी जो ब्यूटी है वो यहाँ पे नष्ट हो रही है, हमारी जो डाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं नष्ट हो रही है। तो इससे आपको पता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे अर्थ पे और साथ ही साथ जो ह्यूमन स्पीसीज़ हैं उनके ऊपर यहाँ पे इम्पैक्ट होगा, एडवर्स इम्पैक्ट होगा। तो इन सब एडवर्स इम्पैक्ट को ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ पे जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है तो उनको हम लोग को सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना है, साथ ही फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए। जो भी बेनिफिट हम लोग यहाँ पे अवेल कर पा रहे हैं सारे जेनेटिक रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके, तो वो सारे जो यहाँ पे जितने भी बेनिफिट्स हैं उनका फेयर तरीके से और इक्विटेबल तरीके से, इक्वल तरीके से हर किसी को यहाँ पे जो है इसका फ़ायदा मिल सके। अब यहाँ पे टोटल आप देख सकते हो कि लगभग हमारे देश में जितने भी कंट्रीज़ है वो इनकी पार्टी है ही, 196 मेंबर हैं इनकी, और हम लोग भी इसके पार्टी है। तो अभी तक हमने जितनी भी यहाँ पे एक आपने स्टार्टिंग से अगर फर्स्ट लेसन से देख रहे हो तो बहुत सारे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो किसके किसके इंडिया पार्टी है, किसके नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो मेजोरिटी वही सारे ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन भी पूछा जाता है जिसके हम लोग मेंबर होते हैं, तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा। साथ ही आप देखिए कि सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट क्या क्या है CBD का, तो इंडिया के द्वारा यहाँ पे साइन भी किया गया है और रेटिफाई भी किया गया है सारे तीनों प्रोटोकॉल। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि साइन करना कहने का मतलब है कि हाँ, यहाँ पे CBD के द्वारा जो भी प्रोविज़न लाए जाते हैं, इनिशिएटिव लाए जाते हैं, वो हमें सही लगता है तो हम लोग उसको सहमत करते हैं साइन करके। लेकिन रेटिफाइड कहने का मतलब होता है कि हाँ, वो सारे प्रोविज़न जो है हम लोग भी अपने देश में एक प्रोजेक्ट लाकर, एक कानून बनाकर उसको हम लोग फॉलो करवा रहे हैं। तो यानी कि तीनों प्रोटोकॉल जो है, यानी कि कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो कि बायो सेफ्टी के बारे में बात करता है, नागोया प्रोटोकॉल जो कि एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के ऊपर बात करते हैं, साथ ही नागोया कोलालंपुर प्रोटोकॉल है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे फॉलो किया है जो कि बायो सेफ्टी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। कार्टेजिना प्रोटोकॉल, तो इसका एम था कि जो LMO है, लिविंग मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनको सेफ़ हैंडल करना, क्योंकि ये जीवित है और मॉडिफाइड ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि उनको सेफ़ तरीके से हम लोग हैंडल कर सके, साथ ही ट्रांसप्लांट भी कर सके और इनका इस्तेमाल भी सही तरीके से कर सके। ओके, तो इसको यहाँ पे कार्टेजिना प्रोटोकॉल के तहत इसको रखा गया है कि यहाँ पे लिविंग मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स है उसको बेटर तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सके।
साथ ही इसमें क्या है कि एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट प्रोसीजर लाया गया है, जिससे कि यहाँ पे इंश्योर कर सके जो भी कंट्रीज़ है उनको एक इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है इस तरीके के लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो उनको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करना यहाँ पे इनसे प्रोवाइड किया जाएगा। बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि इन्फॉर्मेशन की एक्सचेंज भी की जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो भी LMO है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनके सेफ्टी के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन है तो उनको एक्सचेंज भी यहाँ पे किया जाएगा, उस तरीके की भी फैसिलिटी है। नागोया प्रोटोकॉल क्या कहता है? नागोया प्रोटोकॉल कहता है कि एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग, इट मीन्स कि जेनेटिक रिसोर्सेज, जितनी भी हमारे यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज में आपको जेनेटिक रिसोर्सेज देखने को मिल रहा है, तो उसका क्या है कि अगर हम लोग एक्सेस कर रहे हैं तो वो हमें ही नहीं, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल को ही नहीं मिलना चाहिए, वो सारे लोगों को मिलना चाहिए। साथ ही बेनिफिट शेयरिंग भी है, यानी कि अगर हम लोग को उससे बेनिफिट हो रहा है तो हम लोग एक दूसरे के साथ इसको शेयर भी करें। जैसे आज के डेट में आप देखते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि सोलर एनर्जी जो है हम लोग यहाँ पे सूरज की रोशनी से हम लोग यहाँ पे जनरेट कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लोग या फिर एक ही देश या फिर कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल जो है इसका उपयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक लोग जो है इसका उपयोग करे, हर एक लोग जो है, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज है और ये अवेलेबल है सारे लोगों के लिए। तो इसलिए दैट्स वाई यहाँ पे कहा गया है कि ये नागोया में ये प्रोटोकॉल आपका लाया गया था, जिसमें ये कहा गया है कि एक्सेस और शेयरिंग, बेनिफिट शेयरिंग होनी चाहिए। जितने भी जेनेटिक रिसोर्सेज है, यानी कि वैसे रिसोर्सेज जिसमें आप देखो कि जिन के थ्रू जो है वो रिसोर्सेज आगे बढ़ते जाता है। जिन क्या होता है? जिन होता है जिसमें कि आपको कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं। जैसे आपके फादर मदर से आप जब आए हो तो आपकी कुछ सिमिलैरिटीज़ होगी आपके फादर मदर से। तो ये कैसे होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ जीन ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि आपके पेरेंट्स से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब ये जीन आपका ट्रांसफॉर्म होता है तो उसके साथ साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी यहाँ पे आपके ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो जिसको हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है। साथ ही इस्टेब्लिश क्या किया गया है? तो यहाँ पे एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग क्लियरिंग हाउस रखा गया, यानी कि एक प्लेटफॉर्म है ऐसा जिसमें कि जो भी इन्फॉर्मेशन है ये एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग का, उसको एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पे रखा गया है। नागोया कोलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल की अगर हम लोग बात करें तो ये भी यहाँ पे कार्टेजिना जो प्रोटोकॉल है बायोसेफ्टी का, इसी के ऊपर ये बात करता है। तो यहाँ पे रखा गया है कि हम लोग को यहाँ पे जो कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज़ है बायोडाइवर्सिटी का, उसके तहत यहाँ पे ध्यान रखना है, और बाय प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल रूल्स और प्रोसीजर जो भी यहाँ पे LMO के फील्ड में होगा। तो ये जो नागोया कोलालंपुर, ये अगर हम लोग यहाँ पे सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल देखें तो एक्चुअली यहाँ पे जो भी डैमेज होता है, जैसे कि लिविंग मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स है, अगर हम लोग इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो मे बी कहीं ना कहीं इसमें डैमेज होंगे, या फिर इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, या फिर अगर सेफ़ हैंडलिंग नहीं कर पाए तो इससे जो इसको डैमेज होगा ना, उसको यहाँ पे हम लोग सही तरीके से इसको मतलब कि सही तरीके से उसको मैनेज कर सके, उसके लिए यहाँ पे नागोया कोलालंपुर जो है सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल लाया गया है। तो ये तीनों प्रोटोकॉल के बारे में आई होप कि आपके माइंड में ये क्लियरिटी होगी। अब इसके आगे देखें तो कुछ न्यूज़ रिलेटेड है, जैसे कि न्यू ग्लोबल फ्रेमवर्क है फॉर मैनेजिंग नेचर थ्रू 2030। तो ये भी आपका रिलीज़ किया गया है। ये एक रिपोर्ट है जो कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया है। ये फ्रेमवर्क है जिसमें कि कुछ एक्शन से वो गाइड किया जा रहा है, और ये एक्शन सब इसलिए लिया जा रहा है जिसमें कि हम लोग अपने नेचर को प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें, और जो भी एसेंशियल सर्विसेज है वो लोगों तक पहुंचाया जाए। इसमें क्या है कि 21 टारगेट्स होगा, 2030 तक इसे अचीव करनी है। और साथ ही साथ यहाँ पे 4 गोल है जिसमें कि जो ह्यूमैनिटी है उसे यहाँ पे अचीव करनी है, यानी कि जो लिविंग इन हार्मनी विद नेचर है, और ये विज़न आपका दिया गया है 2050 तक। ठीक है। साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो टारगेट में क्या है कि एटलीस्ट 30% जो ग्लोबल की लैंड और सीज़ है उसको हम लोग को यहाँ पे कंजर्व करना है। जैसे आप देख रहे हो कि हमारी जो लैंड है आज के डेट में, इसकी क्वालिटी जो है फर्टाइल जो लैंड है वो यहाँ पे डिग्रेड हो रही है इसकी क्वालिटी। साथ ही डेजर्टिफिकेशन की भी शिकायत आपको देखने को मिल रही है कि बहुत सारी जो लैंड है वो कन्वर्ट हो रही है डेजर्टिफिकेशन में, जहाँ पे लैक ऑफ वाटर के कारण, लैक ऑफ फर्टाइल लैंड के कारण, मीन्स जो फर्टिलिटी है वो आपका इरोजन के कारण भी इरोड हो जा रहा है। साथ ही अगर हम लोग सी वाले एरिया में देखें तो यहाँ पे भी आप देखो कि सी लेवल राइज हो रही है, जिसके कारण फ्लड लाइक सिचुएशन जो है वो राइज हो रहे हैं। सीज़ में आप देखो कि प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहे हैं, बहुत सारे कोरल रीफ की यहाँ पे जो है डेथ हो रही है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है। तो यही कहा गया है कि एटलीस्ट 30% जो हमारी ग्लोबल लैंड और सीज़ एरिया है उसको हम लोग कंजर्व करें। साथ ही 50% जो ग्रेटर रिडक्शन है, यानी कि इंट्रोडक्शन, जो जितने भी इन्वेजिव एलियन स्पेसीज़ जो आ जाते हैं, ऐसे स्पेसीज़ जो कि एलियन है, एलियन कहने का मतलब है कि दूसरे ग्रह के, दूसरे कंट्री के नहीं, दूसरे ग्रह के लोग, तो ऐसे स्पेसीज़ आ सकते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, और इन्वेजिव है कि वहीं पे आके ये पाए जाते हैं, फिर भी वो जो है
जो एक्चुअल जो नेचुरल हमारा जो स्पीसीज़ है उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं और इनका इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। तो 50% तक हमें जो है ऐसे एलियन स्पीसीज़ को कम करना है। साथ ही न्यूट्रिएंट जो लॉस्ट हो रहा है इन्वायरमेंट में बाय एटलीस्ट हाफ, तो इसको भी रिड्यूस करना है। पेस्टिसाइड्स को भी यहाँ पे 2/3 तक जो है वो कम करना है इनका यूज़। यूएस का अगर $200 बिलियन तक देखें तो ये इंटरनेशनल फिनेंशियल फ्लोज़ में इंक्रीज़ हो रहा है, वो भी सारे सोर्सेज से ये इंक्रीज़ होना चाहिए। इसमें 4 तरीके के गोल है, जैसे कि सबसे पहले जो जितनी भी बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन हुई है, कम हो रही है और एक्सटिंक्ट हो रही है, तो उसको रोकना है। सेकंड है कि यहाँ पे जो नेचर की सर्विस है, यानी कि जो आप देखते हो कि नेचर से हमें जो भी चीज़ें यहाँ पे ह्यूमन बीइंग को मिलता है, तो उन सारी चीज़ों को और इन्हेंस करना है, उसको कंजर्व करके, ठीक है। साथ ही आप देखो कि फेयर और इक्विटेबल बेनिफिट यहाँ पे इंश्योर करना है कि सारे लोगों को मिले, और कैसे, तो जेनेटिक रिसोर्सेज को यूज़ करके। साथ ही यहाँ पे जो गैप है, जैसे जितनी भी अवेलेबल फिनेंशियल है और जो अदर मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, कई बार आप देखते हो कि जितनी फिनेंशियल जितने पैसे होते हैं उस हिसाब से जो है इम्प्लीमेंटेशन नीड पूरी नहीं हो पाती है। इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जितने खर्च होने चाहिए उस हिसाब का पैसे अवेलेबल नहीं हो पाते हैं कंट्रीज़ के पास। तो ये जो गैप है इसको यहाँ पे कम करना है। तो बेसिकली ये 4 गोल यहाँ पे रखा गया है। सबसे पहले तो जो कंजर्वेशन है उसको कंजर्व करना है, यानी कि जो भी हमारे यहाँ बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है, उसको रोकना है। साथ ही जो नेचर के द्वारा सर्विस ह्यूमन बीइंग को मिल रही है उसको और इन्हेंस करना है। थर्ड है कि फेयर और इक्विटेबल शेयर होना चाहिए, जो जेनेटिक रिसोर्सेज है, जो सारी चीज़ें मिल रही है वो सारे लोगों को फेयर तरीके से और इक्विटेबल तरीके से यहाँ पे अवेलेबल कराया जाए। साथ ही जो गैप है, यानी कि जितने पैसे यहाँ पे उपलब्ध है और जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना है उसके बीच में जो गैप है उसको कम किया जाए। ओके, फिर यहाँ पे आप देखो कि हाई एम्बिशन कोलिशन है फॉर नेचर एंड पीपल। अगेन इंडिया के द्वारा आप देखो ऑफिशियली ज्वाइन किया गया है। हम लोग इसको ज्वाइन किए हैं हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल। हम लोग यहाँ पे फर्स्ट कंट्री हो जाएंगे पूरे ब्रिक्स कंट्री में। और ब्रिक्स कंट्री में कौन कौन से कंट्री है, तो यहाँ पे 5 कंट्रीज़ है, जिसमें कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। और इन 5 मेंबर में से हम लोग पहले कंट्री हो गए हैं जो कि यहाँ पे HAC को हम लोग ज्वाइन किए हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये HAC है क्या, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है जिसमें कि ऑलरेडी 70 कंट्रीज़ हैं, और इसको चेयर किया गया है कोस्टा रिका और फ्रांस के द्वारा। और यहाँ पे को चेयर कौन है, यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। 30x30 यहाँ पे टारगेट है, एक ग्लोबल टारगेट है जिसका एम है कि जिस तरीके से लॉस हो रहा है स्पीसीज़ का उसको हॉल्ट करना, प्रोटेक्ट करना जो वाइटल इकोसिस्टम है और जो हमारे इकोनॉमिक सिक्योरिटी के सोर्सेज है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल साइंस है। यहाँ पे 8 जो है ICSS जो है ये आपका अभी भी ये हेल्ड हुआ है। ये क्या है कि यहाँ पे क्रिएटिव डिस्कशन यहाँ पे होता है, यानी कि जितने भी एकेडमिक्स है, पॉलिसी मेकर्स है, प्रैक्टिशनर्स है, उनके बीच में एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन होता है कि किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी बेस्ड सॉल्यूशंस लेकर आए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूट भी कर सके। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसके अगर हम लोग आउटकम्स देखें तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो आज के डेट में करेंट इंटरनेशनल डिस्कोर्स है और उसके बेसिस पे, साथ ही अगर हम लोग देखें तो ये ICSS जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल साइंस कॉन्फ्रेंस, ये को ऑर्गेनाइज़ किया गया है बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसमें कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेक्रेटेरिएट भी है, इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर इनिशिएटिव है, टोक्यो यूनिवर्सिटी है, अर्थ फ्यूचर है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। ये आर्टिकल काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे एक आपका और भी पॉइंट है, इसे भी आप लोग देख सकते हो, यानी कि अगर UPSC का कई बार मन करता है कि आगे की बातों को ना पूछ के पीछे की बातों को पूछ लिया जाता है, तो अगर यहाँ पे स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी जो 10 साल का था उसके बारे में भी अगर आप लोग को यहाँ पे रिवाइज़ करना है तो ये देख लीजिए। एक्चुअली ये अडॉप्ट किया गया था जो CBD के पार्टीज़ है उनके द्वारा, और जो 10th यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुई थी 2010 में, उसमें यानी कि नागोया एक सिटी है जापान में, वहाँ पे ये आपका जो है मीटिंग हुई थी, उस दौरान इसको अडॉप्ट किया गया था। यहाँ पे क्या है कि शेयर्ड विज़न है 2050 का, और मिशन है, और 20 टारगेट्स रखा गया है जो कि 5 स्ट्रैटेजिक गोल के तहत है, और इस पूरे को यहाँ पे इकाई बायोडाइवर्सिटी टारगेट कहा गया है, ठीक है। यानी कि छोटे छोटे टारगेट्स रखा गया है और इसको बड़े लेवल पे आप लोग इकाई टारगेट कहते हो। इसका विज़न यही है कि नेचर के साथ हमें हार्मनी के साथ रहना है, यानी कि नेचर के साथ हमें इस तरीके से व्यवहार करना है, इस तरीके से कि जैसे अगर आप एक्सप्लॉयटेशन होती है ह्यूमन बींग्स की तो कैसा लगता है, हम लोग के पास जुबान है तो हम लोग बोलते हैं और हम लोग बोल कर जो है सारी चीज़ों का सारे हक को हम लोग मांग लेते हैं, बट नेचर के पास जबान नहीं है, इसलिए नेचर बोल नहीं पाती है। तो इसलिए हम लोग को नेचर के साथ भी एक हार्मनी के साथ रहने की ज़रूरत है, और ये चीज़ें किया जाएगा 2050 तक, इसका टारगेट रखा गया है। बायोडाइवर्सिटी को हम लोग को वैल्यू करना है, कंजर्व करना है, रीस्टोर करना है, और सही तरीके से वाइज तरीके से इस्तेमाल भी करना है। ओके, तो ये हो गई 10 साल की यहाँ पे कहानी।
मेजर टारगेट अगर हम लोग देखें, जैसे आज के डेट में ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है, तो इसमें टारगेटेड एरिया क्या क्या है। सबसे पहले है कि कंजर्व करना है, यानी कि एटलीस्ट जो हमारा 30% लैंड और सीज एरिया है उसको कंजर्व करना है। रिडक्शन जो न्यूट्रिएंट लॉस हो रहा है इन्वायरमेंट में उसको कम करना है, और सारे मिटिगेशन और एडेप्टेशन एफर्ट्स लेकर आना है। मिटिगेशन कहने का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें हमारे यहाँ बर्बाद हो गई, जैसे लैंड डिग्रेड हो गए, तो उसको एटलीस्ट ऐसा स्कीम लाना, ऐसा योजना लाना कि जिससे कि हम लोग लैंड डिग्रेडेशन प्रोसेस को कम कर सके, और साथ ही यहाँ पे अडेप्ट कर सके, यानी कि जो भी यहाँ पे स्कीम ला रहे हैं उसको बेटर तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सके। साथ ही 50% ग्रेटर रिडक्शन करना है, जिस तरीके से इन्वेजिव जो एलियन स्पेसीज़ का इंट्रोडक्शन हो रहा है उसको रोकना है। नेचर बेस्ड कंट्रीब्यूशन लाना है, यानी कि सॉल्यूशन भी हम लोग नेचर बेस्ड ही लेकर आएंगे, और जो सब्सिडीज़ है, अदर फिनेंशियल जो प्रोग्राम वगैरह है उसको रिड्यूस करना है। $200 बिलियन तक का जो है यहाँ पे आप देखो कि इंटरनेशनल फिनेंशियल फ्लोज जो है ये भी इंक्रीज़ होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे कही गई है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2021। अब ये जो पुरानी एक्ट थी इसको यहाँ पे अमेंड किया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये न्यूज़ में, इसलिए है क्योंकि इसको अमेंड किया गया है। इससे पहले हम लोग पुरानी एक्ट के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जितनी भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको यहाँ पे कंजर्व करने के लिए ये कानून लाया गया था कि यहाँ पे जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसके कंपोनेंट को बेटर तरीके से यूज़ करें। बेटर कहने का मतलब है कि सस्टेनेबल यूज़ करें, कायदे से यूज़ करें, फेयर एंड इक्विटेबल शेयर होना चाहिए जो भी बेनिफिट अराइज हो रही है। और इसका एम है कि इंडिया की जो ऑब्लिगेशन है, यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और नागोया प्रोटोकॉल के तहत जो भी यहाँ पे ऑब्लिगेशन है उन सबको हम लोग फुलफ़िल कर सके। यहाँ पे एक डिसेंट्रलाइज 3 टियर्ड मैकेनिज्म रखा गया है, यानी कि अगर हम लोग देखें तो ये डिसेंट्रलाइज्ड है। सबसे पहले आप लोग देखो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट बॉडीज़ है जो कि WPA के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। तो यहाँ पे एक है हमारे टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटीज़। उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है और सेंट्रल जू अथॉरिटी है। तो डिसेंट्रलाइज्ड है, इट मीन्स कि यहाँ पे पावर जो है वो आपका बटा हुआ है। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी भी यहाँ पे लाई गई थी, जिससे कि पीपल्स की जो बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर है उसको प्रिपेयर करने के लिए है, जिसमें कि सारे जितने भी फ्लोरा और फोना है उन सब की डिटेल्स और उन सब की रिकॉर्ड यहाँ पे आपका रखा जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम लोग इसको अमेंड कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप देखो कि वाइल्ड मेडिकल प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है, उसको हम लोग को रोकना है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें कि आप देखो कि उससे दवाई बनते हैं, और दवाई बनते हैं, बहुत बड़े बड़े बीमारियां जो होती है वो यहाँ पे इस तरीके के प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दवाई बनाने के लिए इस प्लांट का उपयोग करने के लिए यहाँ पे कहा तो जा रहा है, बट कई बार आप देखते हो कि वो गलत तरीके का भी उपयोग होता है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे पौधे जो कि कहा जा रहा है कि मेडिसिनल प्लांट है और उसका इस्तेमाल करना है, तो उसके इस्तेमाल पे थोड़ा रोक लगाना है। जो प्रेशर है जिस तरीके से वाइल्ड मेडिकल प्लांट का मेडिसिनल प्लांट का यूज़ करना, तो यहाँ पे क्या है कि उस प्रेशर को रिड्यूस करना है। और ये प्रेशर को रिड्यूस कैसे करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट जो है उसको हम लोग को कल्टिवेट करने की ज़रूरत है। अगर हमारे दवाई बनाने में इनका उपयोग है तो इसलिए इनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कल्टिवेट करेंगे। सेकेंड है कि जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसको इनकरेज करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप लोग को पता है कि जो हमारी जेनरिक मेडिसिन है, जेनरिक कहने का मतलब है कि जैसे आप देखते हो कि जो भी मेडिसिन का इनोवेशन होता है पहली बार, जैसे कि एक वैक्सीन है जो कोरोना वैक्सीन आपको देखने को मिलेगा कि कोवैक्सीन हो गया, तो कोवैक्सीन है, तो ये आपका कहीं ना कहीं एक पेटेंट है, जिसने भी इसको यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको बनाया गया तो उनको पेटेंट मिल गया। अब कोवैक्सीन जो है आज के डेट में मान लीजिए कि 500 में अगर ये वैक्सीन आपको उपलब्ध कराया जाए तो ये बहुत कॉस्टली होता है, हर लोग इसको अवेल नहीं कर सकते। तो हमारे द्वारा क्या किया जाता है कि हम लोग इसका कॉपी बना लेते हैं, जो भी इसकी इंग्रेडिएंट्स है उसको लेकर हम लोग सस्ते दाम में इस तरीके का एक वैक्सीन उपलब्ध करा देंगे, जो कि मात्र 50 रुपये का होगा। तो ये क्या होता है कि जेनरिक मेडिसिन होते हैं, यानी कि सेम कंपोनेंट होते हैं, इंग्रेडिएंट सेम होते हैं, बट उसको जो है हम लोग यहाँ पे अफोर्डेबल रेट में यहाँ पे अवेलेबल करा पाते हैं। तो इसलिए हमारी जो इंडियन सिस्टम है, हम लोग वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे आते हैं जेनरिक मेडिसिन को एक्सपोर्ट करने में। तो इसको हम लोग इंकरेज करें। साथ ही जो फास्ट ट्रैकिंग हो, यानी कि फास्ट तरीके से हमारे यहाँ रिसर्च हो, पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसेस हो, साथ ही रिसर्च जो भी हो रहा है उसको बेटर तरीके से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सके, तो ये सारी चीज़ें फैसिलिटेट करना है। साथ ही यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट जो किया जा रहा है, डिक्रिमिनलाइज करना है सर्टेन प्रोविज़न को। इट मीन्स कि यहाँ पे आप जानते हो कि वाइल्ड लाइफ यानी कि जितने भी हमारे जीव जंतु हैं उनके साथ कुछ ना कुछ घटना होती है, तो क्रिमिनलाइज भी किया जाता है। तो कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं जिसको कि आप डिक्रिमिनलाइज करने की ज़रूरत है।
साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की यहाँ पे बात की गई है कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के चेन में ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करने के लिए पैसे आए, बाहर के इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ खर्च करें, साथ ही पेटेंट प्रोसेस में यहाँ पे खर्च करें, कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए खर्च करें। सो दीज आर द रीजंस जिसके कारण अमेंडमेंट किया जा रहा है। अब देखते हैं कि प्रपोज्ड अमेंडमेंट में क्या क्या रखा गया है। एक्सटेंशन ऑफ एग्जेम्पशंस की बात की जा रही है, जैसे कि आयुष मेडिकल प्रैक्टिशनर को रजिस्टर किया गया है। पीपल जो कि कॉडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज उनको यहाँ पे एक्सेस करने के लिए कहा गया है। कल्टिवेटेड मेडिसिनल प्लांट है, इसके प्रोडक्ट है। और पीपल जो कि यहाँ पे इंडिजिनस मेडिसिन को यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, तो इन सबको एग्जेम्प्ट किया गया है, यानी कि प्रायर इन्फॉर्मेशन के लिए। तो यही चीज़ें हैं कि कुछ ऐसी यहाँ पे बॉडीज़ रखी गई है जिनको कि यहाँ पे प्रायर इंटीमेशंस के लिए इससे पहले इसको एग्जेम्प्ट रखा गया है। ठीक है। सेकंड है कि सिंप्लीफाई करना है एक्सेस, जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है इसकी एक्सेस जो है सिंप्लीफाई हो, सो डैट यहाँ पे मिल सके, इनका एक्सेस मिल सके। ठीक है। और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, इट मीन्स कि लोग अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद आप देखो न्यू वैक्सीन, न्यू मेडिसिन और न्यू तकनीकें यहाँ पे जो खोज के निकालते हैं, उनके ऊपर यहाँ पे प्रॉपर्टी राइट दिया जाता है कि वो खोज के निकाले तो उनका यहाँ पे प्रॉपर्टी राइट है। साथ ही कुछ सर्टेन ऑफेंसेस हैं, यानी कि कुछ अपराध भी यहाँ पे रखा गया था, तो उसको कम करना है। जैसे कि प्रोविजंस जो है वो अपराध के तहत में रखा गया था कि कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है, तो इसको डिलीट किया गया था। और पेनल्टी को यहाँ पे 1 करोड़ तक इंक्रीज़ किया गया है कि यहाँ पे कॉग्निजेबल कहने का मतलब और नॉन बेलेबल, यानी कि अगर यहाँ पे ऐसे अपराध जो जिसमें आपको बेल नहीं मिलेगा, पुलिस थाना से बेल नहीं मिलेगा, कोर्ट से बेल मिलेगा, और कॉग्निजेबल है कहने का मतलब है कि बिना वारंट के यहाँ पे आपको अरेस्ट किया जा सकता है। तो इस चीज़ को डिलीट किया गया था। लेकिन अब क्या है कि जो फ़ाइन है, फ़ाइन आपको कुछ लैक्स वगैरह कुछ थाउजेंड्स देना होता था, तो फ़ाइन इंक्रीज़ कर दिया गया है कि 1 करोड़ तक का फ़ाइन दीजिए। प्रोविज़न जो भी यहाँ पे बीएमसी से रिलेटेड है, तो स्टेट गवर्नमेंट है जो कि यहाँ पे उनके द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है कि क्या क्या कॉम्पोजिशन होना चाहिए बीएमसी का। उनके स्ट्रेंथ को यहाँ पे फिक्स किया गया है, जो कि 7 to 11 मेंबर्स होंगे। यहाँ पे स्टेट को यहाँ पे डिक्लेयर करना है कि कौन कौन से थ्रेटेंड स्पेसीज़ है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो उनको यहाँ पे पावर डेलीगेट कर रहे हैं कि कोई भी स्पेसीज़ अगर उनकी प्रजाति जो है पूरी विलुप्त होने वाली है, थ्रेटेंड स्पेसीज़ है, तो वो यहाँ पे नोटिफाई करे। और ये जो पावर है ये दे दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक्सपेंशन किया गया है, यानी कि जो NBA है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है, इसको और एक्सपेंड किया गया है। 11 एडिशनल मेंबर्स जो है यहाँ पे ऐड किए गए हैं। 6 एक्स ऑफिसियो मेंबर होंगे जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ से डील करेंगे, फॉरेस्ट्री रिसर्च से डील करेंगे और पंचायती राज से डील करेंगे। एक्स ऑफिसियो कहने का मतलब है कि ऑलरेडी वो किसी और ऑफिस को होल्ड कर रहे, बट ये दूसरे ऑफिस को होल्ड करे जिसके लिए उनको सैलरी वगैरह नहीं दी जाएगी। 4 रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो भी SBB से, जो कि यहाँ पे रोटेशन बेसिस पे होंगे। 1 मेंबर सेक्रेटरी होंगे जिनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का। और डेफिनेशन में भी चेंजेस किया गया है, जैसे कि बायो यूटिलाइजेशन है तो इसको रिमूव करके यहाँ पे बायो सर्वे जो है इसको फिर से रीडिफाइन किया गया है। तो इस तरीके का काम भी यहाँ पे किया गया है। ठीक है। अब तो आगे हम लोग डिटेल्स में कभी इसकी आर्टिकल आएगी तो उसको हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्सेस ऑफ बेनिफिट शेयरिंग क्या है। मान लीजिए कि जब कोई इंडियन और फॉरेन कंपनी या फिर इंडिविजुअल जो है कोई बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं, जैसे मेडिसिनल प्लांट है और इससे एसोसिएटेड नॉलेज है, तो यहाँ पे प्रायर कंसेंट लेने की ज़रूरत है। जो NBB है यानी कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, इससे पहले कंसेंट लेने और उसके बाद इसको एक्सेस करें, यानी कि जो मेडिसिनल प्लांट है इससे एसोसिएटेड जो भी नॉलेज है उसको इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे बोर्ड से पहले जो है यहाँ पे कंसेंट लेना होगा। और ये बोर्ड जो है ये बेनिफिट शेयरिंग फ़ी यहाँ पे इम्पोज करेगी और उसके बाद कुछ कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे, जिससे कि कंपनी जो है ये सारे मॉनेटरी बेनिफिट को यहाँ पे शेयर करेंगे जो भी इस रिसोर्सेज से निकल कर आएगा। और इस मॉनेटरी बेनिफिट को ये शेयर करेंगे किसमें, तो लोकल पीपल्स में, जो कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सके। इट मीन्स कि कंजर्व करने के लिए भी पहले यहाँ पे आपको जो है अप्रूवल लेना है। अप्रूवल के बाद यहाँ पे जो भी बेनिफिट निकल कर आता है तो उसको लोकल पीपल के साथ यहाँ पे शेयर भी करना है। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2021, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे पुरानी जो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी एक्ट थी 2002, उसको यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, जो कि है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल है। देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारा बहुत पुराना है, जो कि 1972 का है। तो इसको भी यहाँ पे अमेंड करने के लिए ये बिल अभी लाया गया है। जब यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा साइन हो जाएगा तब ये बिल हमारा फुल फ्लेजेड कानून बन जाएगा।
अब ये जो कानून था इसमें क्या था कि आप जैसे कि नाम में ही देख रहे हो कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया था। इट मीन्स कि जितने भी जंगली जानवर यहाँ पे बर्ड्स है, प्लांट है, उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। और यहाँ पे जो राज्य है उनको एम्पावर किया गया था कि वो प्रोटेक्टेड एरिया को डिक्लेयर करें 4 कैटेगरी के तहत। तो कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया है, जैसे आप देखो कि कोई भी पौधे हो, जानवर हो, बर्ड्स हो, उनको अगर प्रोटेक्ट करना है तो या तो आप उनको नेशनल पार्क में रख दोगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दोगे, कम्युनिटी रिजर्व बना दोगे, या फिर कंजर्वेशन रिजर्व बना दोगे। अब इस एक्ट में क्या है कि टोटल 6 शेड्यूल रखा गया है। स्पेशली यहाँ पे प्रोटेक्टेड प्लांट के लिए है, स्पेशली यहाँ पे प्रोटेक्टेड जो है एनिमल के लिए है 4, और एक यहाँ पे वर्मिन स्पेसीज के लिए है। यहाँ पे वर्मिन कहने का मतलब है जैसे कि चूहे वगैरह हो जाते हैं ना, बेड बग्स हो जाते हैं, या फिर आपके टर्माइट्स है, दीमक वगैरह, तो वो यहाँ पे वर्मिन स्पेसीज में आ जाते हैं। इससे ना जाने यूपीएससी में कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स में इसी टेबल के तहत। तो इस टेबल को फिर से ध्यान दे दीजिए क्योंकि ये रिपीटेड फॉर्म में ये क्वेश्चन चल रहा है। अभी फिर इसको अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है इस कानून को, तो यानी कि इससे क्वेश्चन फिर बनेंगे। तो शेड्यूल 1 की बात करें जिसमें कि 4 पार्ट है। अब पार्ट 1 में है यहाँ पे वाइल्ड एनिमल जो कि मैमल्स के तहत लिस्ट किया गया। सेकेंड पार्ट में एम्फीबियंस और रेप्टाइल है। थर्ड पार्ट में यहाँ पे बर्ड है, और फोर्थ पार्ट में यहाँ पे इंसेक्ट्स है। इसमें क्या है कि शेड्यूल एनिमल और शेड्यूल एनिमल आर्टिकल को यहाँ पे आपका डिफाइन किया गया है। ठीक है, कहने का मतलब है कि वैसे एनिमल जिनको कि हाईएस्ट प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और अगर उनका यहाँ पे ट्रेड वगैरह होता है तो उसके लिए यहाँ पे हाईएस्ट पेनल्टी लगाई जाएगी। ठीक है, हंटिंग वगैरह, यानी कि अगर इस तरीके के एनिमल जो कि शेड्यूल 1 में रखा गया है, अगर उनको हंट किया जाता है तो ये प्रोहिबिटेड है, रोका गया है। वहीं अगर शेड्यूल 2 की बात करें जिसमें कि 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है कि वो सारे वाइल्ड एनिमल जो कि मैमल्स और रेप्टाइल्स के तहत है, और सेकंड है यहाँ पे आपका बेटलिस। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो पार्ट 1 शेड्यूल आर्टिकल्स के तहत यहाँ पे डील किया जाता है तो उसमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है। और पार्ट 2 में देखें तो यहाँ पे शेड्यूल एनिमल और शेड्यूल एनिमल आर्टिकल्स जो है उसकी डेफिनेशन रखी गई है। शेड्यूल 3 में अगर हम लोग देखें तो मैमल्स के तहत जो वाइल्ड एनिमल्स है उनको रखा गया है, और जो कि यहाँ पे डील वगैरह करते हैं, यानी कि हंटिंग वगैरह भी यहाँ पे रोका गया है। पार्ट 4 में देखें तो यहाँ पे भी अगेन यहाँ पे आपका जो है हंटिंग रोका गया है, और ये डील करते हैं जो भी यहाँ पे आर्टिकल्स वगैरह है, और लाइसेंस यहाँ पे ज़रूरत है। शेड्यूल 5 की बात करें तो वर्मिन्स है, यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि चूहे हो गए, छुछुंदर हो गए, दीमक है, बेडबग्स है, तो इनको यहाँ पे हंट किया जा सकता है। शेड्यूल 6 की बात करें तो यहाँ पे सारे प्लांट है, स्पेशली ये जो आपका शेड्यूल 6 है स्पेशली फॉर प्लांट है, और प्लांट के लिए भी क्या है कि यहाँ पे इस तरीके के प्लांट को पिक करना, अपरूट करना, इसको रोका गया है, और इस तरीके के पौधे को कल्टीवेट करने के लिए भी यहाँ पे लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। सो दीज आर द 6 शेड्यूल्स जो कि इस एक्ट के तहत है। ठीक है, आप देख लेते कि कहाँ कहाँ पे चेंज करने के लिए प्रपोज किया गया है। ये कहा गया है रैशनलाइजेशन ऑफ शेड्यूल, यानी कि बिल में आप देखो कि पहले 6 शेड्यूल था, अब ये घट के यहाँ पे 4 कर दिया जा रहा है, यानी कि जो नंबर ऑफ शेड्यूल है ये कम कर दिया जा रहा है, और स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स के लिए यहाँ पे 2 है। जो वर्मिन स्पीसीज़ के लिए जो शेड्यूल है उसको यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है, यानी कि ये जो 5th शेड्यूल है इसको पूरी तरीके से रिमूव किया गया है, इसको इसमें रखने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही एक न्यू शेड्यूल रखा गया है वैसे स्पीसीज़ के लिए जो कि साइट्स में आते हैं, यानी कि जो आप देखते हो साइट्स में भी आपका जिस तरीके से कैटेगराइज किया गया है कि कौन से स्पीसीज़ कहाँ आ रहे, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो उस तरीके का एक न्यू यहाँ पे शेड्यूल ऐड किया गया है। अच्छी बात है। सेकेंड है कि वाइल्ड एनिमल्स जो भी यहाँ पे अगर वर्मिन डिक्लेयर होते हैं बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, तो वो बातें रखी गई है। साथ ही जो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज़ है उनको कंट्रोल करने की बात की गई है। न्यू चैप्टर है कि किस तरीके से साइट्स को भी इम्प्लीमेंट करना है, जैसे कि यहाँ पे अथॉरिटीज़ की डेजिग्नेशन यहाँ पे दी गई है। साथ ही यहाँ पे मैनेजमेंट अथॉरिटी होंगे जो कि यहाँ पे ग्रांट करेंगे कि शेड्यूल जो स्पेसिफिकमैन है उनका यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना। स्पेसिफिक अथॉरिटी की अगर हम लोग बात करें तो उसके बारे में भी रखा गया है। आइडेंटिफिकेशन मार्क है, यानी कि एज़ पर साइट्स अगर देखें तो जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क को यूज़ करेंगे फॉर स्पेसिसमैन। और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है कि शेड्यूल एनिमल्स के लिए यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पे ऑब्टेन करना ही है। कंट्रोल ऑफ सेक्शन की बात करें तो चीफ वाइल्ड लाइफ जो वार्डन है वो यहाँ पे कंट्रोल करेंगे, मैनेज करेंगे, और जितने भी सेंचुरीज़ है उनको यहाँ पे वो मेंटेन भी करेंगे। न्यू सेक्शन है जो कि 42A है फॉर सरेंडर ऑफ कैप्टिव एनिमल्स। कोई भी पर्सन जो कि वॉलेंट्री यहाँ पे सरेंडर कर सकते हैं एज ए कैप्टिव एनिमल और कैप्टिव प्रोडक्ट। ठीक है, साथ ही कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा वैसे लोगों को जो कि इस तरीके के आइटम को सरेंडर कर रहे हैं, तो वैसे लोगों को यहाँ पे किसी भी तरीके का कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा। इस बिल में क्या है कि फाइन्स वगैरह जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया गया है अगर किसी भी इस कानून के किसी भी प्रोविज़न का वायलेटिंग करते हैं तो। साथ ही कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शन को भी रिलैक्स किया गया है।
जैसे कि फ़िल्म मेकिंग है, आप देखते हो कि यहाँ पे फ़िल्म मेकिंग भी की जाती है और वन ऑफ द पर्पस होना चाहिए जो कि यहाँ पे ग्रांट किया जा सके। यानी कि आप देखते हो कि कई बार जो है फ़िल्म मेकिंग के लिए नेशनल पार्क, सेंचुरी वगैरह में भी इंटर करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आपका जो है परमिशन लेनी होगी। अलाउ फॉर ट्रांसफ़र, यानी कि कोई लाइव एलिफेंट है, अगर उनको ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसपोर्ट करना है तो उनको भी यहाँ पे अलाउ किया जाएगा एक ओनरशिप सर्टिफिकेट देकर। साथ ही सर्टेन एक्टिविटीज़ है जैसे कि ग्रेजिंग हो गया, जो चढ़ते हैं यहाँ पे लाइव स्टॉक हो गया, बोनाफाइड यूज़ हो गया, ड्रिंकिंग वगैरह हाउस होल्ड वाटर्स के द्वारा जो लोकल कम्युनिटीज़ है, तो इनको भी आप रखा गया है। ठीक है। अदर चेंजेस देखें तो स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है वो यहाँ पे एक अगर स्टैंडिंग कमेटी बनानी है तो उसके लिए भी यहाँ पे परमिट किए हैं। प्रियम्बल अगर इस कानून का देखें तो वो क्या है कि यहाँ पे कंजर्वेशन और मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ के एस्पेक्ट को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउ किया गया है कि वो कंजर्वेशन रिजर्व्स को डिक्लेयर करे इस एरिया में। साथ ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको यहाँ पे अनेबल किया गया है कि इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी उसको कॉल करे और डायरेक्शन भी इश्यूज़ करे। नो रिन्यूएबल ऑफ एनी आर्म्स लाइसेंस, जो कि ग्रांट किया जाएगा किसी पर्सन को भी अगर वो 10 किलोमीटर्स ऑफ सेंचुरी के तहत रखते हैं, यानी कि सेंचुरी के चारों ओर 10 किलोमीटर वाले रेडियस में रहते हैं, तो वैसे लोगों को किसी भी तरीके का आर्म्स लाइसेंस को रिन्यूएबल नहीं किया जाएगा। ठीक है। एक्सेप्ट किसका, तो चीफ जो वाइल्ड लाइफ वार्डन होते हैं और ऑथराइज्ड ऑफिसर होते हैं, उनके पास अगर कोई ये आर्म्स वगैरह है तो उनको यहाँ पर रिन्यूएबल किया जाएगा, बाकी किसी को रिन्यूएबल नहीं किया जाएगा। ठीक है। रिलेटेड न्यूज़ है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। तो देखिए महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य बन गया है जिनके द्वारा अपना खुद का वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान लाया गया है 2021 से लेकर 30 के बीच का। इस प्लान में क्या है कि सजेस्ट किया गया है कि इंटीग्रेटेड यहाँ पे क्लाइमेट चेंज एडेप्शन होनी चाहिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। साथ ही यहाँ पे मेनली फोकस किया गया है 12 एरियाज़ में। 12 एरियाज़ क्या क्या है, तो स्पीसीज़ को कंजर्व करना, कंट्रोल करना, जो पोचिंग वगैरह होता है और गलत तरीके से जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड होती है उसको यहाँ पे रोकना। साथ ही यहाँ पे जो एक्सटेंशन है बाउंड्री का, यानी कि टाडोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व्स, तो इस बाउंड्री के भी एक्सटेंशन को यहाँ पे अप्रूव किया गया है। तो ये आपका वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के तहत किया गया है, तो इसको ध्यान रखना है। ओके। अब यहाँ पे आप देखो कि टाइप्स ऑफ वायलेशन, यानी कि 1972 के एक्ट के तहत कितना वायलेट करने पे कितना फाइन लगता था, अब कितना लगेगा। अगर जनरल वायलेशन कर रहे तो 25,000 में काम बन जाता था, बट अब ये काम जो है करोड़ रुपये में बनेगा। स्पेशली जो प्रोटेक्टेड एनिमल का अगर वायलेट करते थे तो एटलीस्ट यहाँ पे 10,000 था, जो कि अब यहाँ पे एटलीस्ट 25,000 दिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बात कर लेते हैं साइट्स के बारे में, जो कि कई बार हम लोग यहाँ पे बात किए। देखिए प्रपोज्ड स्ट्रक्चर ऑफ शेड्यूल भी दिया गया है कि 6 से यहाँ पे रिड्यूस करके 4 होगा। तो 4 में क्या क्या होगा, तो फर्स्ट में रखा गया है कि एनिमल स्पेसीज जिसका हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है। सेकेंड है कि एनिमल स्पेसीज जिसमें कि कम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है। थर्ड होगा कि प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीसीज होगा। अभी आप देखते हो कि स्पेशली एक शेड्यूल है जो कि डेडिकेटेड है, ये किसके लिए, तो प्लांट के लिए, तो इसमें भी आपका एक प्लांट के लिए होगा। फोर्थ है कि यहाँ पे स्पीसीज जो कि यहाँ पे साइट्स के अपेंडाइसिस में इंक्लूड है। तो साइट्स के बारे में अब देख लेते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। साइट्स स्टैंड्स फॉर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फौना एंड फ्लोरा। ये क्या है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसमें कि आप देखो कि इसमें टोटल यहाँ पे 184 पार्टीज़ है और हम लोग भी इसके पार्टी हैं। साइट सेक्रेटेरिएट अगर देखें तो ये UNEP के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है और लोकेटेड कहाँ है, तो स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। यहाँ पे क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इंश्योर किया जाता है। जितना भी वाइल्ड एनिमल्स है और प्लांट है तो उसको यहाँ पे आप देखो कि इस तरीके से उनका ट्रेड हो जैसे कि उनको थ्रेटन ना हो, ट्रेड हो तो वो भी सेफ ट्रेड हो, व्यापार करे तो ऐसा नहीं है कि उनके जो उनका पॉपुलेशन है वो कम हो जाए, तो इस तरीके का यहाँ पे उनके ऊपर परेशानी ना हो। अगर अपेंडाइसिस देखें तो 3 अपेंडाइसिस है। फर्स्ट यहाँ पे है कि वैसे स्पीसीज़ को रखा जाता है जो कि जिनकी पॉपुलेशन अब ख़त्म होने वाली है। सेकेंड अपेंडिक्स में है कि वैसे स्पीसीज़ है जिनको कि ऐसा नहीं है कि अब वो ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन हाँ अगर उसको रेगुलेट नहीं किया गया तो उनकी प्रजाति भी विलुप्त हो जाएगी। थर्ड है कि वैसे स्पीसीज़ है जिनको कि यहाँ पे रखा गया है और जिसमें कि आप देखो कि इंटरनेशनल ट्रेड जब हो रहा है किसी भी तरीके का उस स्पीसीज़ का, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे काम किया जाए। ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो साइट्स है वो लीगली बाइंडिंग है कि अगेन यहाँ पे जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको इनकी जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करना ही होता है। साइट्स में जो काम किया जाता है वो इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर ही किया जाता है। जितने भी सेलेक्टेड स्पीसीज़ है तो उनको सर्टेन कंट्रोल के तहत यहाँ पे उनका ट्रेड होता है। और जो भी साइट्स के तहत यहाँ पे आप अगर 3 अपेंडाइसिस में अगर इसको कवर किया गया है तो अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन किस तरीके का उनका पॉपुलेशन बचा है और किस तरीके का उनको प्रोटेक्शन देना है
तो उस हिसाब से यहाँ पे 1, 2, 3 में आपका रखा जाता है। तो अगर हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है तो अपेंडिक्स 1 में है, उससे कम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन में है तो अपेंडिक्स 2 में है। और ऐसा है कि उसको इंटरनेशनल ट्रेड करने से रोका जाना चाहिए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं उनके पॉपुलेशन पे कहीं हार्म होगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे अपेंडिक्स 3 में रखे हैं। ओके, सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल जो कि है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल। देखिए अमेंडमेंट हो या ना हो, वैसे भी इस बिल से इस एक्ट से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, तो अभी भी ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया बन सकता है। ओके, तो आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट। ओके, तो अभी बहुत सारी टॉपिक्स करना बाकी है और डेली बेसिस में आई होप कि आप लोग अपना रिवीजन कर रहे होंगे। तो रिवीजन का ही ये एक पार्ट है, आप लोग यहाँ पे स्पीड बढ़ाकर आप लोग देख सकते हो, जिससे कि आपका जो भी टॉपिक है वो बेटर तरीके से रिवाइज हो सके। ओके, सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोग PT 365 की लेसन देखना, विजन है इसकी मंथली मैगजीन अगर आप लोग को यहाँ पे टॉपिक कवर करना है, तो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस मिलते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए थैंक यू।